आईआईटी में पेपर क्या पूछा? बॉडी में कितना कुछ पढ़ा दिया मुझे जल्दी से बताओ। और उसला पढ़ा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़ा दिया, सभी लोगों को पढ़ा दिया ना। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो तो स्टार्टिंग में पढ़ा ही होंगे ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग समझते हो ना क्या होता है? नहीं समझते? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है तो समझते ही हो। देखो मैं तुम लोगों को एक दूसरे तरीके से इसको पढ़ाया होगा जब पढ़ाया था, तो ये तुम लोगों को बताया था कि अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्लूवेसिटी यानी केमिकल पोटेंशियल कम हो जाता है। अपना स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट में चेंज आता है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है, वेपर प्रेशर में चेंज आता है, कहीं ना कहीं एक ऑस्मोटिक प्रेशर टाइप का कोई चीज जनरेट हो जाता है, ऑस्मोसिस होने लगता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है। तो सब किस वजह से था? वेपर प्रेशर में चेंज आने की वजह से था, केमिकल पोटेंशियल को चेंज होने की वजह से था, ठीक है। तो इसमें हम लोग, तुम्हें शायद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा दिए होंगे, उसको दो फॉर्मूले लिखवाए होंगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन ना, और एक लिखवाएंगे डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू एन अपॉन एन, ऐसा लिखवाया था ना दो, ठीक है। दोनों का आप यूज कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आता है निकल के, ठीक है। डेल्टा पी क्या होता है बेटा? पी नॉट माइनस पी। डेल्टा पी क्या होता है? पी नॉट माइनस पी, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, हो जाएगा पी नॉट माइनस पी अपॉन पी। ये लोग बार बार माइनस वन कर करके दोनों प्रॉब्लम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबको समझ में आता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरे बात? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? मतलब सोच के बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? ऐसे होगा ना, जिस टेम्परेचर पर मान लो हम लोगों के पास में कोई भी एक लिक्विड है, इस लिक्विड का क्या बेटा वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम लोग बाय डिफॉल्ट 180 मान लो, जो भी दिया होगा उसके हिसाब से जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का तो वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो तुम लोग पढ़े होगे बच्चों में हाइट पे जाने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है इस वजह से ना। तो हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के प्रेशर को उतना ले जाने का, जैसे उसका 180 हो जाएगा उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आता है सभी को? नहीं आता? चलो अब तुम लोगों से मैं बोलूं बेटा कि मेरे पास में एक कंटेनर है, इसमें प्योर वाटर है, इसी टेम्परेचर टी पे इसका प्रेशर मान लेते कितना होगा 0.5 atm, ठीक है। अगर तुम लोग क्या करो, इस वाटर में NaCl डाल दो। तुम लोगों ने क्या किया, वाटर में क्या ऐड किया, NaCl ऐड किया। तो वाटर में NaCl ऐड करने से प्रेशर कितना हो जाएगा उसी सेम टेम्परेचर टी 0.5 से कम हो जाएगा, हो सकता है 0.5 से कितना हो जाएगा, 0.45 हो जाए, ऐसा हो सकता है ना। 0.5 से कुछ ना कुछ कमी मिलेगा कि ज्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, ठीक है। अब तुम लोगों को इसको बेटा हीट करना है, अगर इसको बॉईल करना है, इसको बॉईल करने के लिए तुम्हें क्या करना है, इस टेम्परेचर को कहां तक लेके आना है, इस प्रेशर को कहां तक लेके आना है, इसको 1 atm तक लेके आना है, ठीक है। इसको भी अगर बॉईल करोगे इसके प्रेशर को कहां तक लेके आओगे बेटा, इसको भी 1 atm तक लेके आओगे। तो कौन से वाले केस में आपको ज्यादा टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा? और लोग समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो कहाँ पे मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, सेकंड वाले केस में जो प्रेशर कम है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, इसी वजह से बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। समझ में क्या बोला? जैसे मान लो हम लोगों के पास में एक कंटेनर, यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या बेटा प्रेशर है या टेम्परेचर है, ठीक है। किसी टेम्परेचर टी पे प्रेशर कितना होगा कितना होगा, हम लोगों ने एक लिमिट लगा के रखा है, कौन सा वाला, ये 1 atm का लिमिट। जैसे 1 atm हो जाएगा हम बोलेंगे कौन सा वाले पॉइंट पे पहुंचते हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ाओगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे आके कट किया हम लोगों ने, टेम्परेचर मेजर कर लिया, क्या बोले इसको लोग, टी नॉट भी अगर ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, तो ठीक है। जैसे ही तुम लोग इसमें NaCl ऐड करोगे सॉल्यूशन बन जाएगा,
प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ा होगा, ये भी जाके कट करेगा इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये उड़ जाएगा टीवी। ये किसके लिए हम लोग बनाए? सॉल्यूशन के लिए। ये क्या मिला हम लोगों को? डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या हो गया बेटा? डेल्टा टीवी इज टीवी माइनस टी नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेल्टा टीवी क्या होता है? टीवी माइनस टी नॉट भी रहता है, ठीक है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि जो डेल्टा टीवी होता है, क्या होता है बेटा? डेल्टा टीवी जो होता है वो किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी, एंड डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवीएम। डेल्टा टीवी किसके इक्वल होता है बेटा? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है? एम इज मोलारिटी। एम क्या होता है? मोलारिटी है। केबी क्या है हम लोगों के पास में? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और किस नाम से जानते हैं इसको? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तुम लोगों ने फिजिक्स में किसी भी चीज को डिफाइन करना तो सीखा ही होगा। कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन भी कर सकते हो, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवीएम। केवी किसके इक्वल होगा बेटा? केवी इज डेल्टा टीवी अपॉन एम। अगर एम कितना है हम लोगों के पास? 1, तो केवी किसके इक्वल हो जाएगा? केवी विल बी इक्वल टू डेल्टा टीवी। तो क्या बोल सकते हो तुम तो? एक मोलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज करता है उसी को हम लोग डेल्टा टीवी बोलते हैं। ऐसे होगा ना, अगर तुम्हारे पास में पानी है, उसमें क्या किया, एक मोलर नेचुरल डाल दिया, एक मोलर सॉल्यूशन बन गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। हो सकता है 100 से कितना हो जाए? 100.05 हो जाए। तो 05 क्या होगा? इंक्रीज हुआ, तो वही क्या हो गया उसका? डेल्टा टीवी। उसकी वही क्या होगा उसका? केबी, ठीक है ना। तो केबी इज द एलिवेशन इन, केबी क्या होता है बेटा? केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ऐसे ना, एक मोलर सॉल्यूशन हम लोगों के पास में है, एक मोलर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसी को हम लोग केबी बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? ठीक है। अब देखो मोलरिटी क्या होता है वो सब लोग जानते हैं। मोलरिटी जानते हो कि नहीं जानते? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक तो यहाँ पे ये तो ठीक है, मोलरिटी को तोड़ फोड़ के लिख सकते हो ना लोग, कैसे लिख सकते हैं है ना। मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब तुम लोगों को वहां से काफी सारे चीजें पूछ सकते हैं, तुम लोग चाहो तो इसको और तोड़ फोड़ के लिख सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। मोलरिटी अगर ठीक से पता है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी इनटू एम। एम क्या होगा? N2 अपॉन W1। अगर ग्राम में तो कितने से इंटू करोगे? 1000 से। इसको और भी लिख सकते हो, केबी इंटू N2 क्या होगा? W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000। ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने वेरिएबल हो गए? डेल्टा टीवी हो गया, W2 हो गया, M2 हो गया, W1 हो गया। कुछ ही पूछ सकते हैं। डेल्टा टीवी लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा? टीवी माइनस और टी नॉट भी। तो ये भी हो सकता है इनमें से कोई और पूछ ले, इनमें से भी कोई पूछ सकता है। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। देखो ये वाले फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। देखो ये वाला डेल्टा पी अपॉन पी वाले को, ये मोल्स क्या होता है पहले ये बताओ। मोल्स होगा मास अपॉन क्या होगा? मोलर मास, है ना। तो ऐसे मोल्स को तो नीचे वाले को लिखो, ये क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। तो तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या हो गया? मोल्स इंटू डिवाइडेड बाई ये इंटू मास अपॉन मोलर मास, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। मोल्स किसका है पहले ये बताओ, मास किसका है? इसको क्या बोलते हैं? मोलालिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मोलालिटी बोलते हैं ना। डायरेक्टली फॉर्मूला भी बन जाता है, ठीक है। ये किस में चाहिएगा लेकिन तुम लोगों को कि डिवाइड कर 1000 से, यहीं पे कर लो। 1000 से क्या कर लिए होते? इंटू 1000 से क्या कर लिए होते? डिवाइड। ये इधर आ जाता, ये इधर रह जाता ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इतना यहाँ पे भी करना पड़ेगा। ये क्या बन गया बेटा? मोलालिटी, ठीक है ना। तो या तो उसको लिखो मास, अगर ग्राम में है तो ठीक है, या तो ऐसा लिख सकता हूँ कि डेल्टा पी अपॉन पी जो रहता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? मोलालिटी इंटू मोलर मास किसका बेटा?
सॉल्वेंट, या तो इसको लिख लो इन किलोग्राम, या लिखो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई, ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट काम आता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी तुम लोगों को डायरेक्टली काम आएगा, और एनसीईआरटी में स्टेज पे क्वेश्चन है कि नहीं है? बोलो एनसीईआरटी देखो, क्वेश्चन है जैसे पूछा मोलरिटी क्या होगा, तो फिर एक मोलर सॉल्यूशन का छोटा क्वेश्चन एक्सरसाइज में, एग्जांपल में नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। हो गया इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में? इसी के जैसा बिल्कुल क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। एक बात तुम लोग ये समझते होंगे कि अगर मैं वाटर में मान लो NaCl डाल दिया, तो वाटर में NaCl डालने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100, वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। तो क्या जो वाटर में NaCl डालने पे जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट बॉइलिंग होगा क्या वो एक सेम टेम्परेचर पे, मान लो उसका कितना होगा, तुम लोगों ने कैलकुलेट किया 10 आया तो 102 तुम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, तो क्या 102 पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइल कर जाएगा? तो 102 सॉल्यूशन पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन बॉइल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। बॉइल करने से क्या होगा, कुछ वाटर निकल जाएगा, जैसे वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा बेटा, जैसे वाटर निकल जाएगा तो सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूशन का मोलरिटी अगर इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट उतना ही रहेगा, सॉल्वेंट कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम लोगों से ही पूछ सकते हैं कि कितना वाटर इवेपोरेट हो गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, या फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर फ्रीज्ड कन्वर्टेड इनटू आइस। दोनों क्वेश्चन पूछता है, जो पीछे वाला एक और टर्म पर जब पढ़ाऊंगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें क्या क्या पूछता है क्वेश्चन, कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया ये बताओ। क्या पूछ सकता है, कितना वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट होगा, ठीक है। जैसे गैसियस स्टेट में क्वेश्चन करते थे सेम करना होता है। जैसे मान लो तुम लोगों को ये कॉपी कर लिया पूरा, सब लोगों ने कर लिया पूरा, नहीं किए, हो गया ना। देखो तुम लोगों से पूछे क्वेश्चन, मान लो हम लोगों के पास में एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, तो पहले का वो कंडीशन दे देगा पूरा पूरा, पहले का कंडीशन पे उसने पूरा पूरा कंडीशन दिया, ठीक है। अब बोले कि इसका बॉइलिंग, और जिसका जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 102, 104 पे जाके कितना वाटर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। या अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 104 105 हो जाता है, जो भी कंडीशन होगा वो दे देगा तुम लोगों को, है ना। सेम फ्रीज करने में पूछते हैं, फ्रीज करने में पूछेगा कि -3 डिग्री सेल्सियस पे जाकर कितना आइस फ्रीज हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस पे कितना आइस फ्रीज हो गया। या पूछेगा टेम्परेचर 100 था पहले का, बोलेगा 105 पे जाकर कितना वाटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसके लिए जो टेम्परेचर दिया होगा उसने, आप उसको क्या मान लोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर करके डेल्टा टी इज इक्वल टू केवीएम लगा दोगे। मान लो तुमसे बोला होता कि हमारे पास में कितना है बेटा, 50 ग्राम पानी है, ठीक है, इसमें 10 ग्राम क्या डाला गया, NaCl डाला गया, ठीक है। तो वाटर का पहले का तुम लोगों को पता है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, और तुमसे किसी दूसरे कंडीशन में पूछ रहा है 105 पे, 105 डिग्री सेल्सियस पे कितना बचेगा, हम लोगों ने 105 कांस्टेंट मेंटेन कर दिया, तो जो बचा हुआ सॉल्यूशन होगा 105 पे क्या होगा बेटा, इसमें से कुछ वाटर निकल गया होगा, वाटर कितना बचा होगा, x ग्राम, NaCl कितना बचा होगा, 10 ग्राम ही होगा ना NaCl, तो 105 जो होगा वो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा, यस और नो, समझ रहे हैं यार। 105 तक जितना वाटर निकलना था वो निकल गया, बचे हुए सॉल्यूशन के लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में। इसमें तुम लोग लगा सकते हो क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू केवीएम, डेल्टा टी भी तुम्हारे पास में है, के भी तुम्हारे पास में होगा, एम तुम्हारे पास में होगा कि नहीं होगा, एम क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारे पास में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट एक्स तुम्हें निकालना है, और तुम्हारे पास मान लो एक्स आ गया कितना, एक्स आ गया 40, तो कितना वाटर निकल गया, 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना निकला वो पूछे, तो जिस टेम्परेचर पे पूछ रहे हैं उस टेम्परेचर को क्या मान लो, उसका रिमेनिंग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेटेड पूछे या अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो फ्रीज जो पूछे, आइस में कितना कन्वर्ट हो गया, जो टेम्परेचर होगा उसको क्या मान लोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट, या उसको क्या मान लोगे, उसका मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और क्या करोगे, डेल्टा टी वी इक्वल्स टू केबीएम या डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू केएफएम लगा के सिंपली अमाउंट ऑफ वाटर कितना भी बचा हुआ है सॉल्यूशन में वो निकाल लोगे। पहले का तुम्हारे पास में, अभी कितना बचा हो ये तुम्हारे पास में, तो चेक कर देंगे आसानी से, दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो। ठीक है, क्लियर है था। इसके आगे बेटा क्या होता है दूसरा टर्म, और नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तुम लोग जानते हैं, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड क्या होगा एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में रहता है, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर तुम लोगों को कुछ याद हो तो बेटा हम लोगों के पास मान लेते हैं वाटर, यहाँ पे एक आइस का पीस रखे। ठीक है। इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर लोग कितना मेंटेन किए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आइस के अमाउंट में कोई चेंज आएगा, इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर लोग कितना, वाटर है, वाइट वाटर पे सरफेस पे क्या रख दिया हम लोग, आइस रख दिया। ठीक है। कितना टेम्परेचर मेंटेन कर दिया पूरे सिस्टम का, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आइस के अमाउंट में कोई चेंज आएगा, होगा क्या बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में होंगे 0 डिग्री सेल्सियस में। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होगा कि हम लोगों के पास आइस है और दूसरा क्या है वाटर। इक्विलिब्रियम मतलब एक पार्टिकल आइस का इधर गया, एक वाटर का इधर आएगा, ये सब कुछ चलेगा ना, ये सब नो। जितना पार्टिकल आइस से वाटर में जाएगा उतना पार्टिकल क्या करेगा, वाटर से आइस में भी आएगा। ठीक है। लेकिन जैसे तुम लोग क्या करोगे, इस सॉल्यूशन के अंदर NaCl डाल दोगे, पानी के अंदर क्या किया NaCl डाल दिया और कितना टेम्परेचर मेंटेन किए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, वाटर के अंदर तुम लोग NaCl डाल दिए और टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, आइस मेल्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि NaCl को डालने से वाटर का केमिकल पोटेंशियल कम हो जाएगा, वाटर का अपना स्टेट को चेंज करने का टेंडेंसी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आइस से पार्टिकल वाटर साइड में जाएगा क्योंकि आइस तो प्योर है, लेकिन वाटर से पार्टिकल आइस साइड में आना कम हो जाएगा। मान लो पहले 50 आ रहा था, कितना आ रहा है 40। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो रेट होगा वो आइस से वाटर की तरफ बढ़ गया, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा का पूरा आइस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, वो किसी माइनस में जाके होगा, माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लेकिन क्या -2 पे सारा का सारा हो जाएगा, नहीं होगा। -2 तुम लोग मेंटेन किए तो क्या कुछ आइस फ्रीज हो गया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोगों ने सॉल्यूशन का कितना मेंटेन किया, -2 डिग्री सेल्सियस, कुछ आइस क्या निकल जाएगा, निकल गया, यहाँ पे आइस तुम लोगों को मिल गया। अब क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन में देखो वाटर होगा और NaCl होगा। वाटर अगर यहाँ 10 ग्राम तो यहाँ कितना रह गया, 8 ग्राम। सॉल्यूशन का मोलैलिटी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अब मोलैलिटी बढ़ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और कम हो जाएगा। कॉन्स्टेंटली सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता है, चेंज करता है। समझ आ रहा है, ऐसा मिक्सचर सिर्फ एक आइसोट्रॉपी होता है, जो मिक्सचर भी होता है और कांस्टेंट बॉइलिंग भी होता है। एक टेम्परेचर पे जैसे वाटर था उसके जैसे पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को आइसोट्रोप बोलते हैं। आइसोट्रोपिक कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन में कोई भी मिक्सचर कोई भी सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली एक फिक्स टेम्परेचर पे ना तो बॉइल करता है और ना ही फ्रीज करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट रेगुलरली चेंज करता रहता है। आपको फ्रीज करना तो धीरे धीरे उसका क्या करो, टेम्परेचर कम करते रहो, कम करते रहो, कम करते रहो। जब कम करते रहेंगे कम करते रहेंगे तो क्या होगा, एक टाइम में पूरा वाटर निकल जाएगा और सरफेस पे कौन डिपोजिट हो जाएगा, NaCl। यही होता है फ्रीजिंग प्रोसेस। फ्रीजिंग प्रोसेस में यही होता है कि जो इम्प्योरिटी होती है वो कहाँ पे आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है। वाटर प्यूरिफिकेशन का तरीका भी है, तुम लोगों ने पहले बच्चों ने पढ़ा भी होगा। वाटर को प्यूरिफाई करना है तो क्या करते जाओ, आइस मत जाओ, ऊपर का जो लेयर हो उसको काट के निकाल दो, हो गया प्योर, उसको पिघला लो बाद में।
है ना। प्योरिफिकेशन का तरीका भी था ये पहले, तुम लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि वाटर को ऐसे भी प्योरीफाई कुछ हद तक हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि लैटिस के अंदर कभी भी पार्टिकल सॉलिड पे एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सेफ तरीके से इसका भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा हम लोगों के पास में, कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, किसी टेम्परेचर टी पे, उसका टेम्परेचर क्या करो बेटा, कम कर देगा, कम कर दो। एक टाइम पर तुम लोगों को क्या दिखा, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम आया तुम लोग क्या मेजर किए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट है। ये किसके लिए बेटा, हम लोगों के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, यहाँ पे, इधर के इधर, यहाँ कहीं जाके आएगा, इधर कहीं जाके इक्विलिब्रियम आएगा। ये वाला पॉइंट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टी एफ। ये क्या बोलते हैं, इसको बोले डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ, या टी नॉट एफ ज्यादा है ना, क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ रहता है। ठीक है, तो ये वाला, ये लाइन अगर मैं यहाँ से मिलाऊं तो ये शो करेगा कि कैसे सॉल्वेंट फ्रीज हुआ। इस लाइन को बोलते हैं लाइन फॉर फ्रोजन सॉल्वेंट, है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशन का लाइन है, ये सॉल्वेंट का तो यहाँ तक इक्विलिब्रियम था, वो कैसा फ्रीज हो रहा है सॉल्यूशन बनने के बाद में, वो लाइन शो करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा, के एफ एम। डेल्टा टी एफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा बेटा, डेल्टा टी एफ इज आल्सो इक्वल टू के एफ एम। के एफ को हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको लोग, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो फिजिकल छोड़ के बाकी सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक का अच्छे तरीके से, पिछले 3 तो पेपर मैं देख रहा हूँ, 3 साल का तो मैं देख ही रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ऑर्गेनिक भी उसने कभी बाहर नहीं पूछा। हम पढ़ा तो बहुत दिए हैं लेकिन उसका कोई फायदा लग नहीं रहा। पूरा का पूरा पेपर कहाँ से पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी का। रिएक्शन तुम इसमें देखो, आईआईटी वाले पेपर तो देखो ना, पिछले साल का आईआईटी का देखो, इस साल का देखो, 2020 और 19 से आईआईटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसने अच्छे लेवल का पूछा है। फिजिकल चाहिए थी पूछा, वो ऑर्गेनिक अच्छे लेवल का पूछा है। एनसीईआरटी में से नहीं हो रहा था, इसका तो पूरा ही पूरा एनसीईआरटी ऐसा लग रहा है उसने लाइन में उठा के रख दी इधर। ये जो क्वेश्चन है एनिलीन वाला, वो कई बार बोर्ड में पूछा जा सकता है, कई बार प्रीवियस ईयर बोर्ड का भी करोगे तो कई बार तुम्हें दिखेगा कि हाँ ये पूछा गया है। ये जो 40% 60% वाले क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चन है। प्रूफ तक है कि 90% को कंप्लीट करने में, 99 करने में 10 गुना टाइम लगता है कि 20 गुना टाइम लगता है, 50% में 90% में कितना टाइम लगता है, ऐसे सारे क्वेश्चन है ना उसमें, कई सारे क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन एक गया पूछ ले, हो गया इतना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो जब तक हम लोग वेंटा फैक्टर नहीं पढ़ लेते तब तक अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते ना इन पे, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, वहां तक पहुंचने के बाद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी डिफाइन कर सकते हो सेम जैसे हम लोग किए थे। एम को अगर 1 लिख लोगे तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के एफ के इक्वल ना। के एफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। के एफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, कभी कभी ऐसे छोटे मोटे डेफिनेशन पूछे जाते हैं। चलिए सर एक बात बताओ, हम लोगों के पास में यहाँ हम लोगों ने एक मेम्ब्रेन लगा कर रखा है, कौन सा वाला, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जानते होंगे इसके बारे में सब लोग, बायो वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास वाटर है, प्योर वाटर। यहाँ पे हम लोगों के पास प्योर वाटर, क्या होगा बेटा, कुछ नहीं, ना वाटर इधर जाएगा ना उधर, है ना। लिक्विड और जो गैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तुम लोगों ने क्या किया, इधर साइड वाटर में क्या कर लिया बेटा, इधर साइड वाटर में NaCl डाल दिया, इधर साइड में क्या कर दिया NaCl डाल दिया, तो क्या होगा,
देखो पहले इधर का प्रेशर कितना होगा बेटा पी नॉट, जब प्योर वाटर था। इधर का प्रेशर कितना होगा पी नॉट होगा, इधर का भी कितना था पी नॉट। जैसे तुम लोगों ने NaCl डाल दिया, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया पी नॉट से। और जो पी है वो कैसा है बेटा, ऑब्वियसली लेस देन पी नॉट है। तो क्या करेगा बेटा, वाटर का पार्टिकल इधर घूमेगा। कब तक घूमेगा, जब तक प्रेशर दोनों का बराबर नहीं हो जाता। कब हो जाएगा प्रेशर बराबर, कभी नहीं हो सकता, हाँ नेवर। कि उधर का वाटर प्योर वाटर रहेगा, इधर का वाटर इम्प्योर वाटर रहेगा। कुछ भी कर रहा रहेगा तो इम्प्योर ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कब स्टॉप होता है, ऑस्मोसिस कब स्टॉप होता है, जब सारा का सारा पानी एक बूंद भी इधर नहीं बचेगा, सारा का सारा इधर का। ऑस्मोसिस नेवर स्टॉप्स थ्योरेटिकली। घर पे जाके करके देखो, ऐसा नहीं है पानी निकल के जा रहा है उधर पहुंच गया पूरा पूरा, ऐसा नहीं होता। लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम लोग सोचें तो ऑस्मोसिस कभी भी स्टॉप नहीं होता। जब पूरा का पूरा पानी इधर से उधर कन्वर्ट हो चला जाएगा, तब जाके ऑस्मोसिस क्या होगा, स्टॉप होगा। तो सोच के देखो, ये वाला वाटर तो हमेशा प्योर ही रहेगा ना। अब प्योर एक बूंद है या 50 बूंद है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो इम्प्योर ही रहेगा ना। प्योर का तो कभी इम्प्योर से कम हो ही नहीं सकता ना। बेटा मैं बोल, हाँ तो फिर क्या दिक्कत, किससे कम हो गया। अब कंपेरिजन करने के लिए क्या है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं ना। तुमसे बोला था 1 ड्रॉप पानी 1 लीटर पानी, इसका एक प्रेशर ज्यादा, दोनों का बराबर ना। ये 1 लीटर भी अपने वेपर के साथ में क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो प्रेशर मेजर कर लोगे। 1 ड्रॉप भी क्या करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। और 1 ड्रॉप इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कैसे भी करें। हो सकता है इसके लिए तो बाहर से वेपर इंसर्ट करना पड़े, इसके लिए 1 ड्रॉप से उतना वेपर तो नहीं बनेगा ना, तो बन जाएगा नहीं बनेगा, क्या करना पड़ेगा, बाहर से वेपर इंसर्ट करना पड़ेगा। या फिर 1 ड्रॉप वाटर कैसे इमेजिन कर सकते हो, वेपर लो, उसको क्या करो, कंडेंस करो, जैसे 1 ड्रॉप बने रोक दो, हो गया 1 ड्रॉप का वेपर प्रेशर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 1 ड्रॉप बने क्या कर दो, उसको रोक दो। IIT ने 2015 के एडवांस में देखो क्वेश्चन पूछा था से, जो तुम्हें बता रहा हूँ। 4 टाइप में पूछा है। पहला ड्रॉप ऑफ क्या होगा, पेपर बनेगा तब पेपर प्रेशर कितना होगा, और उसमें एयर वेज का कंपोजिशन कितना होगा, यहाँ तक क्वेश्चन पूछा है। जब मॉडरेट कंडीशन में कितना होगा, और फर्स्ट और लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड बचा होगा तो कितना होगा, पेपर का कंपोजिशन क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो ऑस्मोसिस नेवर स्टॉप्स थ्योरेटिकली, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, इट नेवर स्टॉप्स थ्योरेटिकली। पूछेगा तो तुम लोग लिखोगे कि कभी भी ऑस्मोसिस स्टॉप नहीं होता। ठीक है ना, कब स्टॉप होगा, जब सारा का सारा पानी किधर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन साइड में चला जाएगा। तो डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो करना, फ्लो किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर concentration ना, from solvent type side to from more pure side to impure side। ठीक है ना, प्योर से इम्प्योर की तरफ मूव करना, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर तुम लोगों को इस प्रोसेस को रोकना है तो क्या करोगे, यहाँ पिस्टन लगा लिया हम, क्या करोगे बेटा, यहाँ से प्रेशर लगाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ से प्रेशर लगाओगे, इस प्रेशर को इस प्रेशर के बराबर करोगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोगों को फ्रॉम दिस कंसंट्रेशन यानी हाई कंसंट्रेशन साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे दोनों तरफ का प्रेशर कैसा हो जाए, सेम हो जाए। तो प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं वो होगा कितना बेटा, P नॉट माइनस P, इनका डिफरेंस ना, नो ये तो होगा दोनों तरफ का डिफरेंस, कितना प्रेशर का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ एक टर्म जनरेट हुआ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम सॉल्यूशन का साइड टू जस्ट
स्टॉप द, टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बिहेव्स पैरेलल टू आइडियल गैस प्रेशर। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, पीवी इक्वल्स टू होता है ना, तो पाई इक्वल्स टू क्या होता है, पाई वी इक्वल्स टू एन अपॉन वी क्या होगा, एन अपॉन वी क्या होगा, सी, यहां से बनता है पाई इक्वल्स टू सी आर, ठीक है ना। सिंपल सा इक्वेशन बनता है पाई इक्वल्स टू सी आर। अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो एक सॉल्यूशन है हम लोगों के पास, दूसरा सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, चलो अलग अलग लिख लेते हैं, बट हम लोगों के पास दो सॉल्यूशन है, ठीक है। दो सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम कितना बेटा V1, इसका वॉल्यूम कितना V2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना π1, इसका कितना π2। मिक्स कर दिए, मिक्स करने पे ये वाले करने का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना को पाई किसके इक्वल होता है बेटा, पता जल्दी से, π1 V1 प्लस π2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। निकालने के निकाल लो, मोल्स निकाल लोगे ना तरफ से, निकाल लोगे कि नहीं अर्जुन, और ड्राइव कर सकते हैं, जो लिखे हैं वो ड्राइव करें, कर लोगे तुम। चलो यहाँ पे मोल्स कितना होगा, यहाँ π1 V1 किसके इक्वल होगा ये बताओ, π1 V1 विल बी इक्वल टू N1 RT, थोड़ा N1 किसके इक्वल होगा, यहाँ N2 कितना होगा π2 V2 अपॉन RT, क्या मोल्स कितना हो जाएगा N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 कितना होगा बेटा π1 V1 प्लस, है ना, π2 V2 अपॉन द, हाँ अपॉन में क्या था बेटा अपॉन RT, ठीक है ना। पाई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा NRT, ये N हो गया इनटू RT, कुछ गलत कर दिया ये, अगर देखो हाँ ठीक है, मोल्स इनटू क्या होगा बेटा RT अपॉन V ना, तो RT से RT गायब हो जाएगा, बचेगा क्या π1 V1 प्लस π2 V2 अपॉन V1 प्लस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर और मिक्सिंग मोलरिटी वाले फॉर्मूले लगा सकते, डायल्यूशन करेंगे तो भी निकाल सकते हो ना, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायल्यूशन हम लोग कर दें, पानी और ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा π1 V1, डायल्यूशन करने में बेटा π1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 ना, डायल्यूशन कर पानी तो ऐड किए तो π2 V2 क्यों ऐड करना, मिक्सिंग पे समझ में आ रहा है, डायल्यूशन करने पे ऑस्मोटिक प्रेशर पाई फाइनल विल बी इक्वल्स टू π1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, समझ में आ रहा है नहीं यार, नहीं आता समझ, आता है थोड़ा बहुत, लिखो जल्दी। कितने तरीके का होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हम लोग सॉल्यूशन को कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, कौन से तीन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब गुस्सा करना, हाइपर हो जाना का मतलब क्या होता है पागल हो जाना, तो हाइपर हो जाते हैं ना कभी कभी, हाइपर मतलब ज्यादा ना, हाइपर का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा ज्यादा, किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना, यस सर नो सर। आइसो का मतलब दोनों तरफ से, देखो हाइपर हाइपो ये सब चीजें रिलेटिव है, एक सॉल्यूशन दूसरे के रेस्पेक्ट में हाइपर भी हो सकता है और किसी के रेस्पेक्ट में हाइपो भी हो सकता है, डिपेंडिंग। हमने ए और बी को लिया, ए जो है वो बी के लिए कैसा हाइपर है और सी के लिए कमजोर पड़ गया हाइपो बोलेंगे, रिलेटिव टर्म्स है, हाइपर मतलब ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपो मतलब कम ऑस्मोटिक प्रेशर,
आइसो मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है ना। इसका एक बायोलॉजिकल एग्जांपल तुम लोगों के लिए है, 0.91% NaCl in water is isotonic with the fluid in RBC। ऐसे होता है कि नहीं होता? NCERT का ही एग्जांपल है। अगर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, कम कर देंगे तो हाइपोटोनिक हो जाएगा, है ना। 0.91% जो होता है वो आइसोटोनिक रहता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर हम लोग क्या कर दें, प्रेशर अप्लाई करें मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसको आरओ सिस्टम, पानी वानी आजकल तुम उसी से पी रहे हो, रिवर्स ऑस्मोसिस पे, है ना। आरओ सुने हो कि नहीं सुने? तो ये पहले तो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता था, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अब हटा दिया है तो इससे क्वेश्चन बनता था, बच्चा रटता था, आरओ सिस्टम में काम आता है, इसकी यूज रट लेते हैं ठीक से। अब नहीं आता ना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो कोई काम का अब रहा नहीं है, ऐसा इससे क्या पूछो, ठीक है। बट इसके आगे एक छोटा सा ही लिखो, वेंटा फैक्टर। वेंटा फैक्टर जो है वो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, ये तुम लोगों को निकालना अच्छे से आना चाहिए। क्या होता है वेंटा फैक्टर, को बताएगा मुझे? वेंटा फैक्टर क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं इसको? देखो वेंटा फैक्टर क्या रहता है कि मान लो हम लोगों के पास में तुमने पानी के अंदर NaCl डाला, ठीक है। पानी के अंदर तुम लोगों ने क्या किया बेटा, क्या डाल दिया NaCl? कितना मोल डाला तुम लोगों ने? 1 मोल डाला। तो तुम लोगों ने कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या किया बेटा, कैलकुलेट किया, ठीक है ना। फिर तुमने उसको देखा एक्चुअल में, यानी कहाँ देखा बेटा? एक तो क्या किया बेटा, फिर एक ऑब्जर्व किया, एक्चुअल में देखा दोनों इक्वल आता है। क्या दोनों इक्वल आएगा? तुमने पेन पेपर लिया, 1 मोल के हिसाब से तुम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट निकाला, 1 मोल के हिसाब से तुम लोगों ने निकाला किसका, वेपर प्रेशर कितना होगा किस टेम्परेचर पे, 1 मोल के हिसाब से तुमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। लेकिन जब तुम लोग एक्सपेरिमेंटली उसको देखे तो कोई भी चीज उसके इक्वल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिले? क्योंकि NaCl क्या करता है, डिसोसिएट कर जाता है। NaCl का तुम लोग डाले 1 मोल, लेकिन वो कैसे बिहेव कर गया, 2 मोल की तरह बिहेव कर गया। तो जो मोलालिटी तुम लोग सोचे थे कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, वो 1 नहीं था, वो क्या था, वो 2 मोलर सॉल्यूशन था। तो एक्चुअल में कुछ और था, थ्योरेटिकली हम लोगों को कुछ और मिला। तो अगर कोई भी सॉल्यूट डिसोसिएट करता है या एसोसिएट करता है तो उसका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व के इक्वल नहीं आता। अगर कैलकुलेटेड को किसके इक्वल करना है बेटा तुम लोगों को, ऑब्जर्व के इक्वल करना है, तो कुछ ना कुछ एक नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 क्या है, करेक्शन फैक्टर है, तो जो वेंटा फैक्टर है दैट इज अ करेक्शन फैक्टर। कैलकुलेटेड को ऑब्जर्व के इक्वल करने के लिए तुम्हें किस सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेंटा फैक्टर बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं वेंटा फैक्टर। किससे वेन करते हैं बेटा, आई से। तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, कैलकुलेटेड में, सीपी कैलकुलेटेड में, जिससे वो किसके इक्वल हो जाए बेटा, जिससे वो सीपी किसके इक्वल हो जाए, ऑब्जर्व के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो आई जो होता है वो क्या रहता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स कैलकुलेटेड। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स कैलकुलेटेड। मोल्स क्या होता है, मास के, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। इसको नॉर्मल और एबनॉर्मल भी बोलते हैं। नॉर्मल कौन सा वाला, कैलकुलेटेड। एबनॉर्मल वाला जो तुम्हारे हिसाब से नहीं आया ऑब्जर्व, ये हो गया नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल नॉर्मल। मोलर मास के केस में उल्टा, ठीक है ना। इसको हम लोग कैलकुलेटेड, इसको हम लोग थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल भी बोलते हैं। ये क्या हो गया, ऑब्जर्व इज थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड इज एक्सपेरिमेंटल। तो ऑब्जर्व कैलकुलेटेड बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या यूज करते हैं, ऑब्जर्व कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल, और क्या यूज करते हैं, नॉर्मल और
एबनॉर्मल भी यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, तो किसके केस में कितना चेंज आएगा, मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स कैलकुलेटेड करके हम लोग निकाल लेंगे। मान लो अगर हम लोगों के पास में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन होगा तो मान लो हम लोगों के पास में क्या होगा, AX BY टाइप का एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो देगा X मोल्स ऑफ AY प्लस Y मोल्स ऑफ BX माइनस प्रोड्यूस करेगा। इसका तुम्हारे पास में कितना कॉन्सेंट्रेशन, A0 में से कितना हो गया 1 माइनस अल्फा, क्या बनेगा बेटा ये X इंटू A0 अल्फा, ये कितना बनेगा Y इंटू A0 अल्फा, ठीक है ना। मोल्स ऑब्जर्व्ड कितना है अपॉन मोल्स, मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स थ्योरेटिकल ना या कैलकुलेटेड, क्या होगा बेटा A0 इंटू 1 माइनस अल्फा प्लस X इंटू A0 अल्फा प्लस Y इंटू A0 अल्फा अपॉन अपॉन कितना बेटा A0 से A0 उड़ा दें बेटा सब जगह पे, क्या बचेगा 1 प्लस X प्लस Y माइनस 1 इंटू अल्फा, यही तो वेल्टा फैक्टर है, आया ना, यही तो क्या है, ये वेल्टा फैक्टर है आई। X प्लस वाई को क्या मान सकते, क्या लिया है, X प्लस वाई को क्या लिख देंगे हम लोग n, n क्या है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम, X प्लस वाई क्या है कितना प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वही ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या होगा I विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, एक सिंपल फॉर्मूला तुम लोगों को डिसोसिएशन में याद रखना है। I क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला जो तुम लोगों को डिसोसिएशन के केस में याद रखना है। तुम लोगों से पूछा NaCl के केस में क्या होगा, तो NaCl तुम लोग सोचोगे क्या मिलेगा हम लोगों को Na प्लस और Cl माइनस, n का वैल्यू कितना है 2, तो I कितना होगा बेटा 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू गिवन होगा तो हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। तुम्हारे पास में क्या है बेटा Na2SO4, Na2SO4 will give you 2 moles of Na plus plus SO4 minus 2, n का वैल्यू कितना है 3, तो क्या मिलेगा हम लोगों को 1 प्लस 2 अल्फा, ठीक है ना। तुम्हारे पास में क्या है K4 Fe6, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा 4 मोल्स ऑफ K प्लस प्लस FeCl6 4 माइनस ना, n कितना है यहाँ पे 5, तो I इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस 4 अल्फा, ये तो सोचना AlCl तो लिख दे तो 1 प्लस 3 अल्फा, अल्फा तुम लोगों को दे दे तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब देखो क्लियर है, यहाँ तक डिसोसिएशन होगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अब तक पढ़ाया हूँ सब में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होगा बेटा I KFM है ना, डेल्टा DV किसके इक्वल होगा बेटा I KVM, पाई इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा P अपॉन P नॉट क्या होगा बेटा I इंटू एक्स है ना, ये होता है n प्लस n, कहाँ पे I से मल्टीप्लाई करें, इसमें I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहा है क्या बोला, इसमें I से मल्टीप्लाई करने का मतलब, इसमें I से मल्टीप्लाई करने का मतलब डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल्स टू I इंटू n अपॉन I इंटू n प्लस n है ना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज करेगा कि नहीं करेगा बेटा, किसका I से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो तुम, मोल्स ऑफ किसका चेंज कर दें, तो स्मॉल n किसका मोल है, स्मॉल n किसका मोल लिखे हैं सॉल्यूट का ही ना, तो ऊपर वाले n चेंज करेगा तो नीचे वाला नहीं करेगा, नीचे भी करेगा, दोनों में कर दें, कैपिटल N चेंज करेगा क्या, वाटर डिसोसिएट कर रहा है क्या, नहीं, तो वाटर में क्यों कराया हमने, ठीक है ना, नहीं आया अर्जुन सर आ गया, ठीक है क्लियर है, था कॉपी कर लिए सब कुछ, नहीं किए लिख दिए कि नहीं लिखे, एक लास्ट फॉर्मूला एसोसिएशन का बताते हैं हम, फिजिकल पूरा क्वेश्चन कराएंगे।
इस टॉपिक पे। एसोसिएशन का बताओ, अगर एसोसिएशन होगा तो बेटा क्या होता है? मान लो कि n मोल्स ऑफ ए है, वो गिविंग 1 है, ठीक है। स्टार्टिंग का मोल कितना, ए नॉट कितना होगा बेटा, ए नॉट इंटू 1 माइनस बीटा, तो कितना बनेगा बेटा, ये कितना बनेगा, ए नॉट बीटा बाई एन। यस सर, नो सर? बीटा मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। नहीं आया समझ? देखो एन से कितना बन रहा है, एक, एन से कितना बन रहा है, एक ही बन रहा है ना, एक से कितना बनेगा 1 बाई एन, ए नॉट बीटा से कितना बनेगा, ए नॉट बीटा बाई एन, वही तो लिखा हुआ है, ए नॉट बीटा बाई एन, ठीक है। मोल्स ऑब्जर्व अपॉन मोल्स critical, that is a Venta factor, that will equals to a naught into 1 minus beta plus a naught beta by n that by a naught, ठीक है सर। a naught से a naught गया, क्या बचेगा हम लोगों के पास में, I will be equals to 1 plus 1 upon n minus 1 into ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ आ रहा है? 1 plus 1 upon सही लिखे हैं, सही लिखे ना, तो ये 1 अपॉन n प्लस का और ये माइनस 1 है ना, 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इनटू बीटा, बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो मैक्सिमम एसिडिक एसिड को लेके यहाँ पे देखो 1 अपॉन n के डाइवैल्यूएशन है, प्राइमराइजेशन है ना, जितना मॉलिक्यूल्स जितना मोल्स ऑफ के है वो एसोसिएट करके कोई एक नया मॉलिक्यूल बनाना है, 8 मोल्स अगर में एक और एसिड बनाना है, ऐसा ही कुछ हो सकता है, चैनल के एसिड बना लो और सब पता नहीं लिक्विड बना लो, ठीक है। तो CH3COH एसिडिक एसिड, इसको तुम पानी में डालो तो क्या करता है, ये डिसोसिएट करता है, और इसको तुम कितना दो, इसको तुम डालते हैं जैसे बेंजीन को ठीक करता है, ये एसोसिएट्स और क्या होता है डाइमिथाइल कॉम्बिनेशन, क्या करता है एंथर कितना होता है, याद रखना जब इसको बेंजीन में डालते हैं तो कभी-कभी देता नहीं है कि इसका एसोसिएशन पूरा है, खुद से सोचना, ठीक है। नॉर्मल सॉल्यूशन बन गए, नॉर्मल चीजें देता नहीं है ना, तो एनसीईआरटी में भी इसका एग्जांपल क्वेश्चन भी नहीं है, एग्जांपल एनसीईआरटी में इसके बारे में काफी, तो कुछ चीजें तो होगा अंडरस्टूड है कि हाँ तुम इसको पढ़ के आए हो, डिसोसिएशन एसोसिएशन इसके बारे में पता होगा, कब डिसोसिएट करते हैं कब एसोसिएट करते हैं, बाकी जहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है वो देखते ही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछने लगे, एक फील्ड यहाँ से मिल जाता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछने लगे, एसोसिएट क्यों कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे एच बॉन्डिंग कर सकता है खुद के साथ में, और कुछ कहीं इसके बाद मौका नहीं होता स्टेबल करने के लिए अपने आप, खुद से एच बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल रखते हैं, ठीक है।